चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा ख़त्म कर चुके थे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, फील्ड, पोटेंशियल, सब कुछ पढ़ चुके थे डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट होने पे है। अब एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ गॉस लॉ, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो मंडे से करेंगे, गॉस लॉ और कंडक्टर। तो 2-3 दिन उसमें जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो। आज और कल, फ्राइडे और सैटरडे, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड, ये सब। ठीक है, उसमें मैंने शायद पढ़ाते हुए बताया था कि अभी स्फीयर्स बचे हुए हैं हमारे, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड कितनी होती है, पोटेंशियल कितना होता है। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम गॉस लॉ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसमें भी हम पढ़ सकते थे, पर कोई बात नहीं, हम 2 जगह पढ़ने से अच्छा हम सिर्फ गॉस लॉ में ही पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने लेक्चर, 10 लेक्चर हमारे हुए हैं, सबको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, जो भी डाउट है उसको पूछो। क्यों? क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आता है जो अभी तक हमने पढ़ा। 2 क्वेश्चन भी आते हैं, 3 भी आते हैं। ठीक है, हर साल आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीट का। नीट 2019 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charges plus Q and minus Q respectively, ठीक है, are placed certain distance apart। ठीक है, कुछ दूरी पे उनको रखा है हमने। and force acting between them is F। ठीक है, if 25% charge of A is transferred to B, then force acting between them becomes, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो F की टर्म में फोर्स कितना हो जाएगा, 4F/3, F ही रहेगा, 9F/16, 16F/9। ठीक है, सो 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए और बी। ठीक है, चार्ज कितना कितना, एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस। साइन ध्यान देना, दोनों प्लस नहीं है, एक पे प्लस एक पे माइनस। ठीक है, उनको कितना दूरी पे रखा है, कुछ दूरी पे रखा है, और उनमें फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एफ। तो क्वेश्चन है कि अगर 25% चार्ज ए से बी में ट्रांसफर हो, बी से ए में नहीं, ए से बी में ट्रांसफर हो, तब इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, एफ की टर्म में। तो स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो, कैसे करना, बिल्कुल आसान है। इक्वेशंस 2 बनेंगी। सबसे पहले ये A प्लस Q, ये B माइनस Q। सबको पता है इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसको F मैग्नीट्यूड दिया गया है। कितना हो जाएगा F, बोलो, KQ²/D²। सपोज दोनों में डिस्टेंस कितना है, D। क्वेश्चन में नहीं दिया, अपने मन से मान लो। अब A का 25% चार्ज B को ट्रांसफर किया, तो A से कितना चार्ज निकल गया, A का 25 मतलब Q/4, है ना। तो Q से Q/4 चार्ज निकल गया, तो कितना चार्ज बचा, ऑब्वियसली 3Q/4, है ना। उस पे कितना हो गया, Q/4 उसको दिया, तो -Q प्लस Q/4, दैट विल बी -3Q/4। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। सिस्टम का इनिशियली 0 है, फाइनली भी कितना होगा, 0। चेक कर लेना है कितना सेपरेशन, D। तो नया फोर्स F' कितना होगा, बोलो, K इंटू 9Q²/16 डिवाइडेड बाय D²। क्या 9/16 ऑफ KQ²/D², विच इज F। तो कितना हो गया, 9F/16। ठीक है, देखो कितना आसान आया था, तो मुश्किल कभी नहीं आता। ठीक है, तो मैं क्या करवा रहा हूँ, सारे पास्ट ईयर करवा रहा हूँ, नीट पिछले 5-6 साल के, ज़्यादा नहीं। ठीक है, नीट के, फिर करेंगे मेंस और एडवांस के। ठीक है, चलो, तो अच्छे से इसको देख लो, स्क्रीन पॉज कर करके ट्राई करो और आंसर अपना मैच करो।
ठीक है, इतना टाइम नहीं, अब इतना टाइम मैं आपको देने लगूंगा तो एक लेक्चर में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे, आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना, फिर आंसर मैच करना मेरा सही है या गलत है। ठीक है, गलत है तो क्या गलती हुई वो सब समझो और उसको सुधारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 19 में ही आया था नीट में। ठीक है, 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। ठीक है, तो क्या था, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। अब इसके लिए आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि रिजल्ट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता नोटबुक में देख लेना। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैविंग linear charge densities plus lambda coulomb per meter एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव। ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में रखा गया। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड midway between the two line charges. Find the electric field midway between the two line charges. ये भी नीट 19 में आया था। ठीक है, ऑप्शंस है आपके, ए लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बी 0, C 2 lambda by pi epsilon naught r and D lambda by pi epsilon naught r। ठीक है, ट्राई करो इसको अच्छे से, कैसे सोल्व कर सकते हैं। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटीज दी हुई है प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उनके बीच में सेपरेशन है 2r। तो क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट, एक पॉइंट है जो दोनों के बीच में है, मतलब एक से आर दूसरे से भी आर, तो उसमें फील्ड कितनी होगी। स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इधर, चेक करते हैं कौन सा सही है, ए बी सी डी। चलो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, दिख रहा है सबको, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा। ये एक और इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, जिसकी कितनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। ठीक है, दोनों में सेपरेशन कितनी है आपकी, दोनों में सेपरेशन है 2r। ठीक, किस पॉइंट पे निकालनी है, ये P पॉइंट, मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे आपको क्या मांगी है उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो करें। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज दैट इज 2k लैम्डा बाय r। ये आपको पता होना ही चाहिए, मैंने पहले ही बोला था रिजल्ट्स याद कर लो। ठीक है, अच्छा, अब ये फील्ड आउटवर्ड होती है कि इनवर्ड, याद आपको, हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी वो प्लस ली थी, ऑब्वियसली प्लस की वजह से आउटवर्ड होगा, माइनस की वजह से इनवर्ड होगा। क्या इसकी वजह से पी पे फील्ड ये होगी, है ना, E1 नाम दे देते हैं। इसकी वजह से पी पे फील्ड क्या इनवर्ड होगी, क्योंकि वो नेगेटिव है। फिर से देखो, इसकी वजह से आउटवर्ड क्योंकि ये पॉजिटिव है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी वजह से इनवर्ड क्योंकि वो नेगेटिव है। सही है, तो नेट फील्ड एट पी कितनी होगी, बोलो बोलो, E1 प्लस E2 प्लस लैम्डा वाली इसकी वजह से और माइनस की वजह से, इसकी वजह से कितनी, ऑब्वियसली 2k लैम्डा बाय r डिस्टेंस, प्लस इसकी वजह से भी 2k लैम्डा बाय r। अब आधे लोग इतने नालायक होते हैं कि डायरेक्शन भी मान लेते हैं, फिर उसके बाद लैम्डा ये लिखते वक्त इसमें माइनस लैम्डा लिख देता है। मैंने पहले भी बोला था फोर्स और फील्ड निकालते वक्त कभी भी साइन मत लेना। ठीक है, साइन से बस आप डायरेक्शन डिसाइड करोगे, वो आप पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो नेट कितनी आ गई बोलो, 4k लैम्डा बाय r। के को क्या डाल दें, बिल्कुल सही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 से 4 कितना आया बोलो, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है,
मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। अब वो आपके ऊपर, आप रिजल्ट्स याद करते हो या वहाँ बैठ के डिराइव करते हो। डिराइव करने थोड़ी ना बैठोगे वहाँ पे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके नीट 2019 में, जो अभी तक हमने पढ़ा है। मैंने पहले ही बोला था जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3, ये सब भी आते हैं। ठीक है, और गॉस लॉ भी हमने नहीं पढ़ा है, एक क्वेश्चन वहां से भी आया था। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन आया था। ठीक, तो 3 क्वेश्चन आए थे जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर तो अलग ही हो गया, तो सोचो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। और सिर्फ नीट में ही नहीं, मेंस, एडवांस, सब में इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लो। अगर अभी भी सीरियस नहीं हो तो अच्छे से इसको कवर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं नीट 2019, क्वेश्चन नंबर 3। नीट 2018, 19 के दोनों हो गए। एक क्वेश्चन और आया था, वो अभी नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास पता होने चाहिए। फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, an electron falls from rest through a vertical distance h, ठीक है, in a uniform and vertically upward directed इलेक्ट्रिक फील्ड E। फील्ड यूनिफॉर्म है, ध्यान देना, जिसका मैग्नीट्यूड E है और डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स, मतलब वर्टिकली अपवर्ड से क्या कर दिया आपने, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, एंड क्या किया आपने, अ प्रोटॉन इज अलाउड। अब समझ में आया, आधों को समझ में आ गया होगा कि फील्ड नीचे क्यों की, क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, तो वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नीचे भागेगा, है ना। एंड प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, थ्रू ये सब अपनी नोटबुक में लिख लेना, कौन से साल का क्वेश्चन है और अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, थ्रू सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। ठीक है, क्वेश्चन है टाइम अगर इलेक्ट्रॉन को TE लगता है, टाइम अगर प्रोटॉन को TP लगता है। किस में टाइम, रेस्ट से h हाइट नीचे गिरने में। क्यों गिरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। पहले केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, और इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो उस पर फोर्स नीचे, तो वो नीचे भागेगा। तो h हाइट ट्रेवल करने में अगर उसको TE टाइम लगता है और दूसरे केस में प्रोटॉन को TP टाइम लगता है, तो क्वेश्चन है दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, क्वेश्चन है द टाइम ऑफ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन in comparison to time of fall of proton is, मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का टाइम क्या होगा। ए ऑप्शन स्मॉलर, मतलब इलेक्ट्रॉन को गिरने में कम टाइम लगेगा। बी ऑप्शन 5 टाइम्स लार्ज, मतलब ग्रेटर। सी ऑप्शन 10 टाइम्स ग्रेटर। पहले तो चेक ही कर लो, ज्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को ही कम लगेगा। डी इक्वल। अब ये क्या क्वेश्चन समझो ध्यान से, इंग्लिश आनी चाहिए सबको। वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना होगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मतलब ये पहला ऑप्शन क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को 5 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब प्रोटॉन को h हाइट गिरने में अगर t टाइम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को 5t लगेगा। ठीक है, और ये बोल रहा है 10t लगेगा, और ये बोल रहा है t ही लगेगा, और ये बोल रहा है t से कम। ठीक है, तो प्रोटॉन का गिरने का टाइम t मान के इलेक्ट्रॉन का गिरने का टाइम देखो।
ठीक है, उसके हिसाब से ऑप्शन डिसाइड करो। तो क्वेश्चन वही है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। कितना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका 2 लाइन का है। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, करवाऊं? चलो 1 मिनट और है, जल्दी इसको पॉज करके ट्राई करो क्या आपका आंसर आ रहा है। चलो देखो, क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? चलो देखो, तो सॉल्यूशन देखो, दोनों केस में अलग अलग आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि क्या हुआ। केस 1, कौन गिर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एक्टिंग डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड थी ना पहले, हाँ अपवर्ड, वो अपवर्ड होगी ना ताकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उल्टा लगे। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड E। चलो FBD बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, बराबर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो एक्सीलरेशन कितनी आएगी बोलो फटाफट? दैट विल बी QE बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स बाय मास, बराबर। अच्छा, अब क्या होगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्यों यूज किया? क्योंकि हमारी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। S कितना हाइट गिरना है? H, नीचे गिरना है तो माइनस H। UT रेस्ट से गिरा है तो 0, हाफ A भी नीचे की तरफ तो माइनस QE बाय ME इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी अंडर रूट 2ME बाय QE। QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, अब आधे बोलेंगे सर आपने mg क्यों नहीं लगाया? mg भी लगा सकते, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लो mg लगा दिया, उसका वेट भी और फील्ड का फोर्स भी। तो प्लस क्या हो जाएगा जी, क्योंकि नेट फोर्स होगा QE प्लस mg डिवाइडेड बाय मास, मास से मास इसका कटेगा तो ये आ जाएगा प्लस जी, फर्क क्या पड़ता है उससे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सोल्व होके? तो चलो mg ले ही लेते हैं। तो हाफ A विल बी QE बाय ME प्लस G इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी, दैट विल बी अंडर रूट 2H अपॉन QE बाय ME प्लस G। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये लगा टाइम किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब देखते हैं प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा। तो केस 2, अब फील्ड किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड, सेम मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन रिवर्स की। ठीक है, अब FBD बनाते हैं प्रोटॉन का। क्या नीचे फोर्स लगेगा QE इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या नीचे उसका वेट लगेगा mg? एक्सेलरेशन बोलो उसकी फटाफट, QE प्लस mg बाय m। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, तो QE बाय mp मास ऑफ प्रोटॉन प्लस g। देखो सही है। अच्छा, अब फिर से यूज करें S इज इक्वल टू यूटी। S कितना? माइनस H, यूटी कितना? 0, हाफ A नीचे की तरफ, दैट विल बी माइनस QE बाय MP प्लस G इंटू टी स्क्वायर। तो TP कितना आ गया? टाइम टेकन बाय प्रोटॉन अंडर रूट 2H अपॉन QE बाय MP प्लस G। देखो दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रॉन H हाइट गिरने में कितना टाइम ले रहा है। और इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोटॉन H हाइट गिरने में कितना टाइम ले रहा है। कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करना है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? करे कंपेयर। क्या 2 सेम? क्या H सेम? क्या Q सेम? Q इज चार्ज, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है मैग्नीट्यूड। क्या E सेम? क्योंकि दोनों केस में क्वेश्चन में गिवन है फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं की। क्या G सेम? अलग क्या? ME और MP, कौन बड़ा, ME या MP? ऑब्वियसली MP। MP होता है तो आपका 10 की पावर माइनस 27 की रेंज का, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। ME होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो माइनस 31 बड़ा होता है कि माइनस 26? ऑब्वियसली, सॉरी माइनस 27, तो ऑब्वियसली माइनस 27। तो सबको पता होगा एज
मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये ज्यादा, तो ओवरऑल ये वैल्यू कम, बराबर, ये वैल्यू कम तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू ज्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये वैल्यू ज्यादा, मतलब दिस इंप्लाइज टीपी इज ग्रेटर देन टीई। आया समझ? तो वही पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का टाइम बताओ प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा, तो आंसर आएगा ए, स्मॉलर। आया समझ? ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था पर था कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, तो ये आया था नीट 18 में। 18 में एक और क्वेश्चन आया था, वो भी देखते हैं। आ गया समझ सबको? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसको नोट कर लेना जिसका नहीं हुआ था, वैसे होना चाहिए ये सब क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से सीख लिया इलेक्ट्रो तो ये सब क्वेश्चन बच्चों वाले लगने चाहिए आपको, ठीक है, और नहीं सीखा है तो अच्छे से सीख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टॉय कार, एक टॉय कार है, ठीक है, स्टेटमेंट में लिख ही देता हूं, अ टॉय कार, ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करना। अ टॉय कार विद चार्ज Q moves on a frictionless horizontal surface under the influence of a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स का इसमें यूज होने वाला है। अ टॉय कार विद चार्ज Q मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, ठीक है, ड्यू टू फोर्स QE, ऑब्वियसली E की वजह से फोर्स लगेगा उस पर QE, ड्यू टू फोर्स QE इट्स वेलोसिटी increases from 0 to 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कोई की वजह से एक्सिलरेशन आएगा, ठीक है, इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन, 0 से 6 स्पीड हो जाती है उसकी 1 सेकेंड में, ठीक है। एट दैट इंस्टेंट, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या किया, एट दैट इंस्टेंट कॉमा डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, मतलब पहले राइट में अगर थी अब किस में कर दिया आपने, लेफ्ट में। तो सोच के देखो क्या वो टॉय कार रिटार्ड करने लगेगी, क्योंकि 0 से स्पीड उसकी 6 हो गई है, अब आपने फील्ड उल्टी कर दी तो रिटार्ड करने लगेगी, अब 6 से स्पीड क्या होती जाएगी उसकी, कम, ठीक है। और हुआ क्या, द कार कॉन्टिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds, मतलब 1 से 3 सेकेंड तक, फॉर 2 more seconds अंडर दिस फील्ड, ये जो फील्ड हमने चेंज की इस फील्ड के अंदर 2 सेकेंड और चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन है V एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और एवरेज स्पीड, ठीक है, 0 से 3 सेकेंड तक। Find the average velocity and average speed of toy car from 0 to 3 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं 2 मीटर पर सेकेंड, 4 सब मीटर पर सेकेंड में, 1,3, 1,3.5, D 1.5,3। पहला किसको बता रहा है, एवरेज वेलोसिटी, दूसरा किसको बता रहा है, एवरेज स्पीड। ऑब्वियसली एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, नीट 18 में आया था ये भी। पहले समझो किया क्या उसने, जिसको काइनेमेटिक्स अच्छे से आता है वो इसको 1 मिनट से भी कम में सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 0 से 3 सेकेंड्स तक टॉय कार की एवरेज वेलोसिटी कितनी है और एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है। हुआ क्या, 0 से 1 सेकेंड तक QE की वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा था और उसकी स्पीड 0 से 6 हो गई। 1 से 3 सेकेंड तक क्या हुआ, फील्ड उल्टी डायरेक्शन में हो गई,
ठीक है, अब वो रिटार्ड करेगा तो स्पीड 6 से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं, मेन फंडा वही है। इस क्वेश्चन में सबसे मेन वही सोचना है, क्या टॉय कार अपनी डायरेक्शन बदलेगी। अगर वो डायरेक्शन बदलेगी तो सबको पता होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगी, मतलब आगे चलती चलती वापस आ रही है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट छोटी हो जाएगी डिस्टेंस से, और डिस्प्लेसमेंट छोटी तो एवरेज वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलो करें, एकदम आसान है। देखो ये एक टॉय कार है जिसका आगे अच्छी बात है स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लेना। फील्ड राइट की तरफ है ई, टी 0 पे स्टार्ट हुआ, इसकी स्पीड थी 0, ठीक। टी 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड है इस तरफ 6 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे आपने क्या किया, फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी, ठीक है। अब क्या तुरंत जब फील्ड उल्टी करोगे तो एक्सीलरेशन भी उस तरफ होगी, तो क्या ये उस तरफ भागने लगेगा, नहीं, स्पीड गेन कर चुका है ना। स्पीड 0 रही होती है इस इंस्टेंट पे तब वापस उधर जाता है, पर स्पीड कितनी है 6, क्या 6 की वजह से आगे जाएगा, और रिटार्डेशन की वजह से क्या इसकी स्पीड कम होगी, कम होते 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 क्या इसकी स्पीड 0 भी होगी। और अगर आपको सही से काइनेमेटिक्स आता है तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेकंड पे ऐसा होगा, 2 सेकंड पे। क्यों, क्योंकि 0 से 6 स्पीड हुई 1 सेकंड में, तो ऑब्वियसली 6 से 0 कितने में होगी, अगले 1 सेकंड में। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन तो सेम ही है ना, फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज किया। अब सोचो फील्ड का मैग्नीट्यूड आप चेंज कर देते, मतलब एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन चेंज हो जाती। अगर रिटार्डेशन का रेट कम होता है ना, तो ऑब्वियसली इसको टाइम ज्यादा लगता 0 होने में, पर क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड यहां और यहां सेम है तो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन सेम होगा। तो जिस रेट पे उसकी स्पीड 0 से 6 हुई, उसी रेट पे उसकी स्पीड 6 से क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ गए। तो 0 से 1 सेकंड तक स्पीड 6 हुई, 1 से 2 तक स्पीड कितनी हुई आपकी, 0 हो गई। पर 2 पे रुका नहीं है वो, टोटल कितना टाइम उसने ट्रेवल किया, 3 सेकंड। देखो ना, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर दिस फील्ड। तो क्या एक और सेकंड वो अब इसी फील्ड में चलेगा, मतलब कौन सी वाली फील्ड, ये जो डायरेक्शन रिवर्स आपने की थी, ठीक। तो मैं इसी के नीचे बना रहा हूं, तो मतलब T2 पे वो यहां पे था, ठीक है, फील्ड इधर थी, उसकी खुद की स्पीड 0 थी। 3 पे किधर जाएगा, ऑब्वियसली 3 पे इधर ही आ जाएगा वो, पूरा मोशन ही तो एकदम वो हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। फील्ड इधर और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, लॉजिकली समझो उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, उसकी स्पीड हो गई होगी वापस 6 मीटर पर सेकेंड। 0 से 6 हुई, 6 से 0 हुई, फिर 0 से 6 हुई, एक एक सेकेंड के इंटरवल पे। क्यों, क्योंकि हर केस में ई आपका सेम है। पर क्वेश्चन ये नहीं है कि स्पीड कितनी हुई, क्वेश्चन ये है कि एवरेज वेलोसिटी उसकी निकालो, ठीक है। नोट कर लिया क्वेश्चन सबने, चलो देखो निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए मुझे डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, ठीक। कैसे निकालें, कैसे निकालें, सोचो कैसे निकाले। ए तो देखो हमको पता नहीं है, क्योंकि ए क्या होगा, क्यू बाय एम, ना तो मुझे चार्ज पता, ना फील्ड का मैग्नीट्यूड पता, ना मास पता। कुछ और तरीका, हाँ, क्योंकि मुझे v पता है, तो मैं कहां से कहां लगा रहा हूं, t0 से t1 सेकेंड तक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितनी हो गई 6, u कितना था 0, a पता नहीं, t कितना दिया है 1, a कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, 0 से 1 सेकेंड तक वो एक्सिलरेट कर रहा था किस रेट पे, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 1 से 3 तक वो रिटार्ड कर रहा है सेम रेट पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस बोलो, यू टी 0, हाफ ए कितना 6, टी स्क्वायर 1, कितना मीटर आया 3 मीटर। मतलब अभी तक तो आंसर आ भी गया होगा, ये 3 मीटर आया मेरा, क्या लॉजिकली ये भी 3 होगा, ऑब्वियसली ये भी वापस जब आया तब कितना होगा 3। अरे होगा ना, सेम तो है, फील्ड का मैग्नीट्यूड वही है तो रिटार्डेशन वही होगी, तो डिस्टेंस थोड़ी अलग ट्रेवल करेगा। तो 0 से 1 में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही डिस्टेंस किस में ट्रेवल करेगा, 1 से 2 में, ठीक है। चलो खत्म सवाल। तो एवरेज वेलोसिटी बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो इनिशियल पोजीशन ये,
फाइनल ये, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये बची, कितना 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3, कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्या 3 3 3, कितना होगा टोटल 9 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी 1,3। ठीक है, ये भी आपका 18 में आया था, तो 18 में 2 क्वेश्चन, तो मैंने वैसे पहले भी बोला था हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलो तो अच्छे से इसको नोट कर लो, मुश्किल नहीं था, बस समझने की जरूरत है। चलो आया समझ सबको? तो इसके लिए आपको काइनेमेटिक्स आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा काइनेमेटिक्स भी नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं 17। 17 का एक क्वेश्चन अभी वैसे हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा ग्रेविटेशन यूज हो रहा है, तो वो जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे कुछ दिन बाद तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो 17 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, तो एक तो अभी हो जाएगा। क्वेश्चन है द डायग्राम्स बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। 4 डायग्राम है, ये चारों डायग्राम आपको क्या बता रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के डायग्राम। ठीक है, क्या क्या है? पहला ये फर्स्ट है 10 वोल्ट 20 30 40, ये ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी पॉइंट। अब इसका क्या मतलब वो आगे देखेंगे। ठीक, सेकंड डायग्राम कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, ये भी 10 वोल्ट, ये 20। इक्विपोटेंशियल का मतलब पता है ना, मतलब इस पे हर इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, और यहाँ पे ये ए है ये बी है। ठीक है, थर्ड है 10 वोल्ट 20 30 40, ये ए है ये बी है, ये थर्ड डायग्राम है। एंड फोर्थ वन इज 10 20 30 40, ये ए है और ये बी है, ये आपका फोर्थ डायग्राम है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। हर डायग्राम में एक प्लस क्यू चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हो, ए से बी की तरह ध्यान दो, हर डायग्राम में ए से बी बनाया है उसने। ठीक है, समझ में आ रहा है? अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इन ईच डायग्राम। तो क्वेश्चन है ए पार्ट वर्क डन विल बी सेम इन ऑल द 4 केसेस, बी मिनिमम वर्क is required in figure 1, C maximum work is required in figure 2, और D maximum work is required in figure 3। ध्यान से सोचो, चारों केसेस में एक प्लस क्यू चार्ज को ए से बी तक लेके जा रहे हैं, ए की तरह बी की तरह, किस पोटेंशियल पे वो सब दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि कितना वर्क करना पड़ेगा चारों केसेस में, चारों में सेम, ए में सबसे कम, बी में सबसे ज्यादा, या सी में सबसे ज्यादा। एकदम आसान है, स्क्रीन पॉज करो ट्राई करो, आंसर है चारों में से। कितना वर्क होगा? ऑब्वियसली वर्क डन विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ चुके हो, W इक्वल टू डेल्टा यू, एक्सटर्नल का वर्क डेल्टा यू, और डेल्टा यू को क्या लिखता है, क्यू डेल्टा वी। तो कितना हो जाएगा, Q इंटू वी बी माइनस वी है। क्या चारों केस में चार्ज सेम लेके जा रहे हैं? क्या चारों केस में बी और ए में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? कितना, बी पे 40 ए का 10, तो कितना हो जाएगा Q इंटू 30 जूल में। तो चारों में सेम। समझ में आ गया? एकदम आसान था।
चलो, तो ये सब आने चाहिए। कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी पास्ट ईयर देखे नीट के, बस एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अच्छा था, वो टॉय कार वाला। ठीक है, बाकी तो एकदम आसान आसान थे। नेक्स्ट 2016 में आया था। चलो देखो क्या आया था क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का क्वेश्चन था। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle of 30 degree with an electric field of magnitude 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, it experiences a torque इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, यूनिट तो पता ही होगी आपको। ठीक है, इफ डाइपोल लेंथ, डाइपोल की लेंथ आपको दी हुई है, इफ डाइपोल लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान देना, इफ डाइपोल लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो सवाल है द चार्ज ऑन डाइपोल इज। ठीक है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू होता है ना, क्यू का मैग्नीट्यूड उसने बेसिकली पूछा। द चार्ज ऑन डाइपोल इज, ठीक है, पहला है 8 मिली कूलम, सेकेंड है 2 मिली कूलम, थर्ड है 5 मिली कूलम एंड लास्ट इज 7 माइक्रो कूलम। ठीक है, ट्राई करो, बहुत आसान है। आपको डाइपोल की लेंथ दी हुई है और आपसे पूछा है कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या वो सब निकालने के लिए आपको डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए? ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट आ गया, डाइपोल मोमेंट को क्या लिखोगे? आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ आपको दी हुई है, ठीक है, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, करो ट्राई इसको। चलो देखें, आंसर उसने दिया है 2 मिली कूलम। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर लेना। 2 मिली कूलम। चलो देखो, डाइपोल में और फील्ड में एंगल कितना है? 30, मतलब पी और ई में एंगल दिया हुआ है 30, मतलब थीटा हमारा कितना दिया है? 30। टॉर्क कितना होता है फटाफट बोलो? पी ई साइन थीटा। कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है? 4। पी पता नहीं, ई 2 इंटू 10 की पावर 5 साइन 30 हाफ। पी बोलो फटाफट, 4 इंटू 10 की पावर -5। यूनिट पता है ना सबको? कितना? कूलम्ब मीटर। चार्ज इंटू लेंथ। ठीक है, अब P को क्या लिखते हैं? एस पी इज इक्वल टू क्यू इंटू लेंथ। P कितना आया? 4 इंटू 10 की पावर -5। Q निकालना है, लेंथ 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2। सो Q कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 की पावर -3, दैट विल बी 2 मिली कूलम। खत्म सवाल। तो क्या मुश्किल है? तो कुछ मुश्किल नहीं आता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कर लोगे सोल्व? चलो मैच करो अपना अपना आंसर, जो गलती हुई है वो देखो। आगे बढ़ते हैं। 16 में 2 क्वेश्चन और आए थे पर वो कैपेसिटर के थे, तो अगला चैप्टर है कैपेसिटर, तब करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 15 में, नीट 15। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? पोटेंशियल आपको दिया गया है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, एट 1,1,0। ये मैंने अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो ऑप्शन है -2i प्लस 3j प्लस के, माइनस कॉमन है, बी -6i 9j प्लस के, अब ये सब गलत नहीं होने चाहिए, बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं इसके, सी -3i 5j 3k और डी -6i 5j 2k। ठीक है, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन से कौन सा सही है? वी तीनों में वेरी कर रहा है, तो वी जब तीनों में वेरी करता है कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ई आपको निकालना है 110 पे। ट्राई करो उसको, स्क्रीन पॉज करके। आंसर उसने दिया है डी। ठीक है, चलो तो अपना अपना ट्राई करो।
फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो जिनका नहीं हुआ। तो क्योंकि v तीनों में वेरी कर रहा है तो e बोलो कितना होगा फटाफट, e वेक्टर विल बी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे माइनस डेल वी बाय डेल जेड के। ठीक है, चलो मतलब माइनस साइन आगे मत भूलना। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो इसमें तो x है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इनका जीरो। ये सब WEP में कर चुके हैं हम लोग। इसका कितना आएगा x के रिस्पेक्ट में, 6y कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या बचा सिर्फ 6y, साथ में i कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई, मतलब y के रिस्पेक्ट में, तीनों में y है ना, तो कितना होगा बोलो। पहले का जब करोगे तो 6x कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1, अगले का करोगे y का y के रिस्पेक्ट में 1, अगले का करोगे 2z कांस्टेंट मानोगे, y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो j कैप में इतना बड़ा आएगा। अगला बोलो किसके रिस्पेक्ट में, माइनस साइन लगा लेना, डेल v बाय डेल z, डेल v बाय डेल z मतलब z के रिस्पेक्ट में, तो पहले दोनों में तो z है ही नहीं, तो उनका जीरो हो जाएगा। अगले में 2y कांस्टेंट ट्रीट होगा, z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो 2y बचेगा। अब कितने पे चाहिए तुम्हें, 1 1 0, मतलब x को 1 डाल दो, y को 1, z को 0, y को 1 डाला माइनस 6i माइनस z को 0, इसको 1, तो ये हो गया 5, मैथ आता है ना इतना, और ये हो गया 2, तो माइनस साइन अगर हम कॉमन लें 6i प्लस 5j प्लस 2k। ठीक है, तो ये था आपका आंसर ऑप्शन डी। चलो आगे समझ में, चलो और करना है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब तो ये सब अब आने चाहिए आपको, तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीट 14 में, वो भी सेम क्वेश्चन है। v दिया हुआ है आपको 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड नहीं निकालना है, तो फोर्स के लिए तो फील्ड निकालना ही पड़ेगा ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a charge of 2 coulomb placed at 1,1,1 और मैग्नीट्यूड पूछा है, तो 6√5 न्यूटन, 30 न्यूटन, ट्राई करो अपनी अपनी नोटबुक में, 24 न्यूटन एंड लास्ट वन इज 4√35 मतलब √140 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है तीनों में, क्वेश्चन है 111 पे अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्या 111 पे फील्ड निकाल लें, सिंपल, उस फील्ड का क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई। कर लोगे, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करते रहो स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद आंसर मैच करो। ठीक है, तो v से e निकालना है, फिर से v तीनों में वेरी कर रहा है, तो e वेक्टर विल बी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे। अच्छा ध्यान देना, यहाँ से फील्ड हमेशा वेक्टर फॉर्म में निकलता है, मैग्नीट्यूड बाद में निकलेगा लास्ट स्टेप पे। चलो करो, सबसे पहले x का, x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन मत भूलना। चलो 6x का कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8y एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये होगा डेल वी बाय डेल एक्स। अब ये सब आ जाने चाहिए आपको। नेक्स्ट है डेल वी बाय डेल वाई, पहले में तो y है ही नहीं तो उसका 0, अगले में माइनस 8x कॉन्स्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1, माइनस 8y का माइनस 8 प्लस 6yz का प्लस 6z कॉन्स्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया डेल वी बाय डेल वाई, ये पूरा माइनस लास्ट है डेल वी बाय डेल z, पहले में z है ही नहीं 0, दूसरे का 0, तीसरे का 0, फोर्थ का 6y कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, z का z के रिस्पेक्ट में 1। ठीक, अब ई वेक्टर चाहिए हमको 111 पे, देखो ना 111 डाल दो, तो माइनस कितना आया है, माइनस 2i कैप माइनस 1 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10। ठीक है, मैथ सही से लगाना, माइनस लास्ट का आएगा 6k कैप, और सिंप्लीफाई करें तो 2i प्लस 10j माइनस 6k। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में 111 पे, पर मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। आता है सबको मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 400
36, सो रूट 140। ठीक है, कितना होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। अब उसने फोर्स मांगा है, तो फोर्स विल बी Q इंटू ई। क्यू कितना है 2 कूलम इंटू रूट 140। ठीक है, रूट 140 कितना होगा भला आपका, रूट 140 होगा 2 रूट 35, तो फाइनल आंसर विल बी 4 रूट 35, ऑप्शन डी। क्या क्या समझ में आ गया। तो v से हमने बेसिकली e निकाला, क्योंकि v तीनों में वेरी कर रहा है तो डेल ऑपरेटर यूज होगा। डेल का मतलब क्या, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसी को वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट। तो जिस जिस टर्म में वो चीज़ नहीं है, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें x है ही नहीं, तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा ना x के रिस्पेक्ट में, इसका भी कितना हो जाएगा जीरो। पर इसमें x है तो 6x का हो जाएगा 6। 8xy, 8y को कांस्टेंट ट्रीट करेगा, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। ऐसे ही किया हमने, और माइनस साइन मत भूलना। ठीक है, छोटी सी भी गलती हुई इसमें साइन डालने में, वैल्यूज डालने में, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं नीट का, फिर उसके बाद देखते हैं मेंस। कल करेंगे एडवांस के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। नेक्स्ट है नीट 13। ठीक है, तो क्या है, 3 पॉइंट्स है ए बी सी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। 3 पॉइंट्स ए बी सी आर देयर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और किधर किधर हैं, ए इधर, बी इधर, सी इधर। ठीक है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ए ऑप्शन मैक्सिमम एट सी, बी ऑप्शन सेम एट ऑल द पॉइंट्स, सी मैक्सिमम एट ए, डी ये तो देख के ही आपको आंसर आ जाना चाहिए मैक्सिमम एट बी, तो आंसर विल बी डी मैक्सिमम एट बी। आते हैं ना सब। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का ड्रॉप सबसे ज्यादा होता है, तो ए बी पे सबसे ज्यादा होगा पोटेंशियल, फिर ड्रॉप होने लगेगा तो सी पे उससे कम, और ए पे सबसे कम, मतलब वी बी ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन वी ए। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, तो सब आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो कर लोगे सब सोल्व। चलो आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट करते हैं अब जेई मेंस के पास्ट ईयर। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट कर लो, देख लो हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन का काउंट करोगे 19 में 2 क्वेश्चन हमने किए, 18 में 1 2 4, 17 में 1 5, 16 में 1 6, 15 में 1 7, 14 में 1 8, 13 में 1 9। मतलब पिछले 7-8 साल में हर साल क्वेश्चन आता है इसका। 2 भी आते हैं, 1 तो आता ही है, कंपलसरी है। ठीक है, और हर साल 2 आते ही हैं। 1 तो मैंने कराया नहीं है क्योंकि वो अभी आपका या तो फ्लक्स से है या जो पार्ट नहीं हुआ है उससे। ठीक है, तो कैपेसिटर और इलेक्ट्रो इनको मिला के मिनिमम 2 आने ही हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो आपका नीट हो। एडवांस में उतना नहीं आएगा क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन का काउंट बहुत कम आता है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, सारे सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखो सब लोग। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे जेईई मेंस के पास्ट ईयर। चल करें, चल देखो स्फीयर के कुछ क्वेश्चन है वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, गॉस लॉ जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि स्फीयर की वजह से फील्ड कितनी होती है वो अभी हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो जब गॉस लॉ पढ़ेंगे मंडे को तब उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस 19 में ऑनलाइन था,
तो किसी एक शिफ्ट में आया था वो, ठीक है। 4 पॉइंट चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। कहाँ पे प्लेस किया है? ऑन द वाई एक्सिस, ध्यान से करना, ठीक है। और कहाँ कहाँ? -2d पे, यहाँ पे किया -2 माइनस क्यू, माइनस डी पे किया है प्लस क्यू, थोड़ा सा ऊपर बना लेना, ठीक है। 0 माइनस डी, 0 -2d, और फिर यहाँ पे किया 0 डी पे प्लस क्यू, और फिर यहाँ पे वापस किया है माइनस क्यू, ठीक है। ये है 0 डी, ये है 0 2d। समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट, ये सब, ठीक है। क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P D, 0, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ओरिजिन से कैपिटल D डिस्टेंस दूर, ठीक है। वेयर कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, स्मॉल d ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, ठीक है। ए ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/d, बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/d क्यूब, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, एंड लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/d की पावर 4, ठीक है। ट्राई करो, क्या आंसर आ रहा है वो देखो। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो, मैं करवा रहा हूं। आंसर उसने दिया है डी, 1/d की पावर 4, ठीक है। करें, चलो देखो अब आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं पता है ना सबको? पॉजिटिव, किधर? थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, देख के समझ में आ रहा है। आउटवर्ड, ये पॉजिटिव, आउटवर्ड। पहले इन्हीं दोनों का देखते हैं क्या फंडा है, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा, तो इसकी वजह से E1 और इसकी वजह से E2, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी कितना? थीटा, क्योंकि ये कैपिटल D है, स्मॉल d है। E1 के कंपोनेंट करते हैं, चलो किधर आएगा बोलो। अब ये थीटा तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा साइन। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या E1 और E2 सेम है? बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड P पॉइंट पे और इसकी वजह से फील्ड P पॉइंट पे सेम होगी। कितनी? KQ/A डिस्टेंस का स्क्वायर, KQ/A डिस्टेंस का स्क्वायर। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हम। तो क्योंकि E1 E2 सेम है ना, तो दोनों के जो y के कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। मैं अलग से आपके लिए बना रहा हूँ। ये होगा आपका E1 साइन थीटा, ये होगा आपका E2 साइन थीटा। रिजोल्व करना आता है ना सबको? ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये होगा आपका E1 cos थीटा, और ये होगा आपका E2 cos थीटा। क्या E1 E2 सेम है? तो ये कैंसिल। सो नेट फील्ड कितनी आएगी? E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा, ठीक है। ये किसकी वजह से आई है? अभी इन दोनों की वजह से। अभी इन दोनों की वजह से तो बची है। चलो देखो, अच्छा अब E1 कितना? K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ये D है? क्या ये कैपिटल D है? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, उसका स्क्वायर, सो D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू 2 कर दें, क्योंकि E1 E2 सेम होगा, इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या? कॉस थीटा ये बाई ये कितना है आपका? कैपिटल D है ना, तो कैपिटल D अपॉन अंडर रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, स्पेशली मेंस और एडवांस, आपको डेरिवेशंस या जितने न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं वो सब अच्छे से आने चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चले। आगे समझ में? चलो अब इनको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं बचे हुए दोनों की। ये तो इन दोनों की वजह से नेट फील्ड आ गई, और किधर आई? राइट की तरफ, ठीक, यहां तक। चलो अब इन दोनों की बात खत्म करते हैं, और जो बचे हुए हैं उन दोनों की बात करते हैं। क्या ये नेगेटिव है? नेगेटिव की वजह से फील्ड किधर होती है? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एंड इनवर्ड, E3 नाम दे देते हैं। क्या ये भी नेगेटिव है? इसकी वजह से भी P पे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एट एंड इनवर्ड। ये एंगल थीटा मान लें,
कितना होगा थीटा, साइन थीटा कितना होगा, ये डिवाइड बाई ये, मतलब 2d डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। चलो अच्छा ये थीटा, तो ये भी कितना ज्योमेट्री से थीटा, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है सारे। अच्छा E3 का ये कंपोनेंट E3 cos थीटा, E4 का ये कंपोनेंट E4 cos थीटा, तो अलग से मैं आपके लिए बना रहा हूं। इस बार दोनों के लेफ्ट में आएंगे क्योंकि इनवर्ड फील्ड आ रही है, तो E3 cos थीटा और ये E4 cos थीटा। साइन किधर जाएंगे दोनों के, ये होगा E3 sin थीटा और ये होगा आपका E4 sin थीटा। E3 E4 सेम है कि अलग अलग, बिल्कुल सेम है, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फील्ड कितनी आएगी बोलो, E3 प्लस E4 इंटू कॉस थीटा, है ना। E3 कितना, जल्दी बोलो, E3 उसकी वजह से K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या ये 2D होगा, क्या ये कैपिटल D होगा, तो वो कितना अपने दिमाग में सॉल्व कर लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं 4D स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। देखो सही है यहां तक। अच्छा क्या इंटू 2 कर दूं, क्योंकि E3 E4 सेम होगा, इंटू कॉस थीटा, है ना, इंटू कॉस थीटा, दिखने में आ रहा है इंटू 2, हाँ कॉस थीटा नहीं दिख पाएगा, तो इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा, ये बाई ये, सीधा लिख दो यहाँ पे, तो वो होगा कैपिटल D बाय अंडर रूट 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखो बहुत मैथ लग रहा है इसमें, ठीक है, तो नीट में तो कभी नहीं आता है मैथ वाले, ज्यादातर क्वेश्चन मेंस में या एडवांस में ही आता है जिसमें मैथ काफी लगता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो तो ये आया उन दोनों की वजह से फील्ड जो माइनस डी और प्लस डी पे रखे थे, और ये आया किन दोनों की वजह से, जो -2d और +2d पे रखे थे, है ना। अच्छा मतलब एक आया ये राइट में नेट, है ना, कितना 2kqd बाय डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। एक आया लेफ्ट में, मतलब उन दोनों की वजह से, वो कितना आया 2kqd बाय 4d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। देखो समझ में आया है। तो ओवरऑल नेट फील्ड चारों चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे कितना, एक माइनस दूसरा, सही है, कितना आएगा बोलो 2kqd बाय डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2kqd अपॉन 4d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा अब लेंगे हम लोग एजम्पशन, अब वो कैसे लेंगे वो सोचो, कैसे एजम्पशन लें, ये समझ में आया यहाँ तक हमने क्या किया। हाँ तो एजम्पशन मैंने पहले भी बोला था, एकदम लास्ट स्टेप पे आपको एजम्पशन लेनी होती है। आधे लोग क्या करते हैं, यही एजम्पशन ले लेंगे कि डी स्क्वायर, छोटा डी स्क्वायर बहुत छोटा है तो इसको लगभग डी स्क्वायर मान लो, तो ये डी क्यूब हो जाएगा, ये भी डी क्यूब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, नेट फील्ड 0 आ जाएगी, ठीक है। एक शायद न्यूमेरिकल में ऐसा यूज हुआ था डाइपोल में, हाँ तो मैंने बताया था कि जो एजम्पशन आपको लेनी है ये वाली, वो एकदम लास्ट स्टेप पे लेनी है जब सब कुछ खत्म हो जाए। अभी और कैसे सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, सोचो सोचो, इसको थोड़ा सा और अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, सोचो, थोड़ा सा और अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं कैसे करूंगा इसको सिंप्लीफाई। चलो क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो। तो नेट फील्ड विल बी, देखते कुछ जुगाड़ लगा के, 2kqd आया कॉमन, अंदर आएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर -3/2 बराबर माइनस 4d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर -3/2, दोनों में से एक कॉमन ले लिया, क्या आया बोलो 2kqd, है ना। अच्छा अगर मैं कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन लूं, तो डी स्क्वायर कॉमन लूँ स्क्वायर, तो डी की पावर -3 बाहर आएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की पावर -3/2 माइनस ये डी स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस
4d² बाई d² की पावर -3/2, और d की पावर -3 दोनों से कॉमन, तो बाहर आके हो जाएगा d की पावर 3। ठीक है, तो कितना हो गया 2k³ बाई कैपिटल d², हुआ 2k³ बाई कैपिटल d²। अब 1 + x की पावर n लगा सकते हैं क्योंकि स्मॉल d बहुत छोटा है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + nx, तो 1 - 3/2 d² बाई d² बराबर माइनस, ये फिर आगे 1 - 2 से गया 2, 6, तो 6d² बाई d²। 1 - 1 कैंसिल, कितना है बोलो 2k³ बाई d², अंदर आएगा 6d² बाई d² माइनस 3/2 d² बाई d²। कर लोगे 6 - 1.5, 6 - 1.5 4.5, 4.5 इंटू 2 9, तो दैट विल बी 9k³ स्मॉल d² बाय d की पावर 4। तो उसने वही पूछा था नेट फील्ड किसके प्रोपोर्शनल, तो 1/d की पावर 4। बाप रे कितना लेंथी क्वेश्चन था, तो कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो पर 4 नंबर के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और स्पेशली मेंस एडवांस में तो बहुत कुछ मेहनत करवाता है वो। ठीक है, कर लोगे सॉल्व, कुछ भी नहीं किया, जो हम हर बार करते हैं वही किया, नेट फील्ड की डायरेक्शन देखी, रिजोल्व किया, नेट फील्ड निकाला और लास्ट में जंक्शन लगाई, स्मॉल डी बहुत छोटा था कैपिटल डी से। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, कुछ ये भी मेंस 19 में आया था। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, दो चार्जेस हैं, x = 1 पे, x = 4 पे। ठीक है, 1 पे जो है उसका मैग्नीट्यूड है √10 माइक्रोकूलम, और इस पे जो है उसका है -25 माइक्रोकूलम, नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट y = 3 मीटर, यहाँ पे P पॉइंट पे 0,3। ठीक है, यहाँ पे फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितनी होगी, और आपको क्या लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेना है, 9 × 10 की पावर 9, वो तो होता ही है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शन से सॉल्व करना है। 63 i कैप - 27 j कैप इंटू 10 की पावर 2 SI में, B 81 i कैप - 81 j कैप इंटू 10 की पावर 2, C -81 i कैप प्लस 81 j कैप इंटू 10 की पावर 2, एंड D is -63 i कैप प्लस 27 j कैप इंटू 10 की पावर 2। इसमें भी मैथ तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पर इतना मुश्किल भी नहीं लगेगा। तो आंसर मैं बता देता हूँ उसका, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना। आंसर उसने दिया है ए। ठीक है, चलो देखो, देखो इधर सब लोग, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड, पहले तो ये डिस्टेंस निकालो, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा मुझे, ये 3 ये 1, तो ये होगा √10 बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितनी होती है याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, तो इसकी वजह से तो आउटवर्ड होगी ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है E1। ठीक है, रिजोल्व भी कर लेंगे, चलो इसको, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी कितना थीटा, सही है। तो E1 वेक्टर कितना आएगा बोलो, E1 cos थीटा i कैप, दिख रहा है, -E1 sin थीटा j कैप। देखो E1 का ये कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, ये नेगेटिव x में आएगा -E1 sin थीटा। E1 की वैल्यू निकाल लें, E1 is magnitude of electric field due to this charge, that will be KQ √10 divided by distance का स्क्वायर, डिस्टेंस इज √10, उसका स्क्वायर 10। ठीक है, तो डाल दें इसमें, सो K बाय √10 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा विल बी ये बाय ये, मतलब 3 बाय √10 माइनस E1 K बाय √10 इंटू साइन थीटा, दैट विल बी वो बाय वो, दैट विल बी 1 बाय √10। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो ये आई कैप में और ये नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये जे कैप में आएगा कॉस वाला, और ये आई में आएगा, ये जे में और ये आई में। देखो ना E1 cos थीटा जे में और E1 sin थीटा नेगेटिव के साथ आई में,
कितना है बोलो, 3k/10 जे कैप माइनस k/10 आई कैप। के की वैल्यू बाद में डाल देंगे। ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू √10 माइक्रो कूलम। ठीक है, और माइक्रो भी है। ठीक है, तो माइक्रो है तो k/बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ तो साथ में चलेगा इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब निकालते हैं E2। सो E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -25, और क्योंकि वो नेगेटिव है तो इनवर्ड, तो ये होगी आपकी E2। ठीक है, E1 कर लिया ना नोट, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बहुत मैथ लग रहा है इसमें मेंस के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पेशेंस से करना सॉल्व। सो E2 ये एंगल थीटा मान लें, वो ज्योमेट्री से निकल जाएगा। E बोलो E2 कॉस, ये कंपोनेंट बोलो E2 साइन। आता है ना रिजोल्व करना, तो E2 वेक्टर फॉर्म में बोलो कितना होगा, E2 इन वेक्टर फॉर्म विल बी E2 साइन थीटा आई कैप, दिख रहा है, और माइनस E2 कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि कॉस वाला नीचे है। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -25 कितना होगा मैग्नीट्यूड, K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना, ये 3 ये 4, तो 3 4 तो ये हो जाएगा 5, तो डिस्टेंस का स्क्वायर विल बी 25। सो E2 कितना आ गया आपका K। सो K इंटू साइन थीटा, साइन थीटा ज्योमेट्री से बोलो फटाफट, ये बाय ये मतलब 4/5 आई कैप। E2 वो तो K ही आया, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब बेस 3/5 जे कैप। ठीक है, और साथ में क्या चलेगा आपका, इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि Q आपका माइक्रो में था। बस हो गया खत्म। तो नेट फील्ड पूछी गई थी, तो नेट फील्ड विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब इतना वेक्टर तो आपको आना ही चाहिए। E1 वेक्टर बोलो -k/10 आई कैप, ठीक है, प्लस 3k/10 जे कैप, और E2 बोलो, E2 इज 4k/5 आई कैप माइनस 3k/5 जे कैप। ठीक है, चलो और सिंप्लीफाई करें, पहले आई वाले जोड़ते हैं, तो 10 LCM माइनस के प्लस 8, तो हो जाएगा 7k/10 आई कैप। हो गया, जे वाले जोड़ें तो 10 3 के 6 के, तो -3k/10 जे कैप। ठीक है, और साथ में -6 तो चल ही रहा है, तो ई नेट आपका कितना आ गया वेक्टर फॉर्म में, दैट विल बी 7/10 आई माइनस 3/10 जे के कॉमन लो, 9 इंटू 10⁻9 और -6 बाहर। ठीक है, -6 से जाएगा 3। ठीक है, ये 10 10 कॉमन आके जाएगा 2, 9 को अंदर लेके जाओ, दैट विल बी 63 आई कैप माइनस 27 जे कैप इंटू 10⁻2। आ गया आंसर, मैच कर रहा है एग्जैक्ट। क्या किया समझ में आया, कुछ भी नहीं, रिजोल्व किया। तो मेंस वाले बच्चों के लिए स्पेशल पेशेंस रखो। ठीक है, हर क्वेश्चन होगा। नीट में इतना लेंदी कभी सपने में भी नहीं आ सकता, आपने नीट के पास्ट ईयर देखे ही। ठीक है, क्योंकि वो जानता है मैथ कितना अच्छा है, नीट वालों का बहुत अच्छा मैथ होता है उनका। ठीक है, वैसे ही डर जाते हैं इतने से मैथ में, तो वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देता ही नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा मैथ यूज हो रहा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आसान क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस 19 में आया था। क्वेश्चन क्या है, इन फ्री स्पेस कॉमा अ पार्टिकल कैपिटल A ऑफ चार्ज, ये SCV के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, 1 माइक्रो कूलम इज हेल्ड फिक्स्ड एट P। ठीक है, another particle B of same charge
of same charge and mass 4 microgram is kept at 1 mm from P. If B is released, A को तो फिक्स किया हुआ आपने, if B is released, ठीक है, क्वेश्चन है then its velocity at 9 mm from P is, करो स्क्रीन पॉज करके ट्राई, ऑप्शन सामने में दे रहा हूं, 1.5 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, सब लोग ट्राई करो इसको। B है 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, C इज 1 मीटर पर सेकेंड, SI में सब, D इज 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 लेना है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो, इतना टाइम नहीं है तो मैं सीधा करा रहा हूं। आंसर उसने दिया है डी, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में हो ये कोई जरूरी नहीं है, देखो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ए पार्टिकल ए पी पॉइंट पे है, इसका चार्ज दिया हुआ है आपको 1 माइक्रो। ठीक है, इनिशियली इससे 1 mm डिस्टेंस दूर एक और पार्टिकल है बी, जिसका मास है 4 माइक्रोग्राम और चार्ज सेम है 1 माइक्रोकूलम। इसको रिलीज किया और जब ये ए से 9 mm दूरी पे पहुंच गया तब इसकी स्पीड कितनी होगी, ये तो फिक्स है आपका। ठीक है, और यहां से इसको रिलीज किया तो इसकी स्पीड क्या है, 0। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो एनर्जी विल बी कंजर्व। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो। बोलो, इनिशियल काइनेटिक सिस्टम की लिखनी होती है, पता है ना, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक, ये बेचारा भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, 0। इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज सिस्टम की याद है, के Q1 Q2 बाय R1। फाइनल काइनेटिक, ए तो अभी भी रेस्ट पे, बी की हाफ mv², वी ही तो निकालना है। फाइनल पोटेंशियल के Q1 Q2 बाय R2 बराबर, इधर ले आए। सो के Q1 Q2 कॉमन, 1/R1 माइनस 1/R2, दैट विल बी हाफ mv²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट ध्यान से करना, के की वैल्यू बोलो, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 1 माइक्रो 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस 12 बराबर, ओकेज। R1 1 mm, 1 mm होता है 10 की पावर माइनस 3, दैट विल बी 10 की पावर 3 माइनस R2 9 mm, तो 10 की पावर 3/9। कर लोगे ना बच्चों वाली चीजें। हाफ मास कितना, ये बी का मास है क्योंकि बी की काइनेटिक एनर्जी है वो, ए की तो है ही नहीं। बी का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 इंटू v², 2 से गया 2। ओकेज, और कुछ जा रहा है क्या, हाँ 9, 3 कॉमन आके 12 से गायब, क्या आया 9, 1 माइनस 1/9, बिल्कुल 8/9, दिख रहा है वाला, हाँ दिख रहा है, 1 माइनस 1/9 8/9 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 v²। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करो। अब क्या खत्म हो गया, जितना सॉल्व करना था कर लिया। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन ही इतने बड़े बड़े पूछ लिए उसने, 9 से 9 गायब, तो क्या आया 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 v², 2 से गया 4, सो v² विल बी 4 इंटू 10 की पावर 6, तो v विल बी 2 इंटू 10 की पावर 3। क्या मुश्किल था इसमें, कुछ नहीं, कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अभी 5 मिनट और पढ़ते हैं, 5-10 मिनट, ठीक है, उसके बाद खत्म करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, जब ये लेक्चर देखोगे तब क्या करो, क्वेश्चन लिखो, किस साल का है वो लिखो, नीट में आया कि मेंस में आया, और उसके बाद उसको सॉल्व करो। ठीक है, नीट वाले डरने की जरूरत नहीं है ये सब क्वेश्चन देख के, ये तो चलो आसान है, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, पर जो पहले 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें बहुत मैथ लग रहा था, वो देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके में अगर आया तो उतना लेंदी कभी नहीं पूछेगा वो, पर मेंस वाले ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के सोल्व करना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग ली है तो कुछ तो मजा होगा उसका।
नहीं, तो उसका मजा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस 19 में आया था ये भी। क्वेश्चन क्या है, ई आपको दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में 20x प्लस 10i कैप। ठीक है, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल है v1, x इज इक्वल टू -5 पे पोटेंशियल है v2, तो आपको निकालना है v1 माइनस v2। ठीक है, ऑप्शंस हैं। अच्छा मैंने पहले बोला था इसमें साइन की बहुत बड़ी गलती होती है। -48, -520, 180 एंड 320 सब वोल्ट में है। करो सॉल्व जल्दी। चलो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर दिया है उसने फोर्थ का सी 180 करे। चलो क्या होता है फॉर्मूला जल्दी, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, बिल्कुल सही। v की लिमिट v1 से v2। ठीक है, चलो तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर बोलो 20x प्लस 10i कैप, डी आर क्या ले लें dxi कैप। सो v2 माइनस v1 विल बी माइनस, बोलो बोलो बोलो, हाँ 20x प्लस 10dx डॉट प्रोडक्ट, x की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहे हो 1 से 5। सो v2 माइनस v1 विल बी माइनस, इंटीग्रेशन आता है सबको, 20x स्क्वायर बाई 2 10x स्क्वायर माइनस 10 का 10x 1 से 5 कितना हो जाएगा। v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर 25 250 माइनस 50 माइनस साइन के साथ -10 -10 -20 दैट विल बी -300 प्लस 20 दैट इज -280। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। 20x प्लस 10i कैप, ओ माई गॉड, -5 है, ध्यान ही नहीं देते हो। तो 1 से -5, मतलब मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, तो 1 से -5, 1 से -5। चलो करें वापस, चलो सो माइनस, अब ध्यान देना गलती होने के चांसेस होते हैं इसमें। 10 इंटू -5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 10 इंटू -5 दैट विल बी +50 और माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट। ठीक है, तो वो जाएगा 1 डालोगे तो -10, फिर से 1 डालोगे तो -10, तो दैट विल बी -250 प्लस 50 प्लस 20 दैट विल बी -180। प्लस तो अभी भी नहीं आ रहा यार, उसने प्लस में दिया है क्या। ओके, उसने v1 माइनस v2 पूछा, हमने v2 माइनस v1 निकाला, पता नहीं क्या हो गया आज। v1 माइनस v2 सो दैट विल बी 180। कर लोगे। चलो और करें कुछ या नेक्स्ट लेक्चर में करें। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो मेंस के कुछ क्वेश्चन और आधा घंटा, और उसके बाद फिर एडवांस के। देख लेवल का कितना डिफरेंस है, मेंस थोड़ा और अच्छा लेवल, एडवांस वो तो और अच्छा लेवल। ठीक है, तो डरना नहीं है, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, टाइम आपके पास एग्जाम में सफिशिएंट होता है कि आप आराम से एक क्वेश्चन को 2-2 2.5 3-3 मिनट दे सके। ठीक है, चलो तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो अच्छे से चैप्टर पढ़ लो, और लेक्चर देखने से पहले चैप्टर पहले पढ़ना, फिर उसके बाद सोल्व करना। ठीक है, चलो तो कल भी क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे गो-स्लो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर कैपेसिटर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो हर साल सवाल आ रहा है और वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है चैप्टर। चलो